क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में दोस्तों बात करें तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व होते हैं? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं, और सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केंद्रक के बाहर रहते हैं। तो ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन के दोस्तों खोज की बात करें तो प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, परंतु यदि नाम की बात करें तो प्रोटॉन ये नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। ये भी आप अच्छे से याद रखें, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होता है, वो न्यूट्रॉन, वो किस तरह होते हैं, क्या होते हैं। तो आप मान लीजिए एक हीलियम नाभिक है, तो हीलियम नाभिक का दोस्तों जो यहाँ पर लिखा रहता है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। हीलियम का कितना? परमाणु क्रमांक 2 है। और परमाणु भार जो यहाँ पे लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। परमाणु क्रमांक को दोस्तों Z से दर्शाते हैं, और परमाणु भार को किससे? A से दर्शाते हैं। तो हाइड्रोजन 1 1, हीलियम 2 4, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 हो जाएगा, और परमाणु भार कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और परमाणु जो दोस्तों परमाणु भार होता है, वो परमाणु भार मैं बता दूं किसके बराबर होता है? परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। अब देखिए दोस्तों, जो ये हीलियम नाभिक है इसमें प्रोटॉन कितने हैं? तो प्रोटॉन की बात करें तो हीलियम नाभिक में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ये आपको दिख रहा है। और परमाणु भार की, यदि परमाणु भार आपको निकालना है, या मतलब न्यूट्रॉन निकालने हैं दोस्तों, तो न्यूट्रॉन आप क्या कीजिए? परमाणु भार में से प्रोटॉन को माइनस कर दीजिए। परमाणु भार कितना है? 4। प्रोटॉन कितने हैं? 2। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे 4 - 2, तो बराबर क्या आ जाएंगे? 2। यानी ये दो क्या आ जाएंगे? न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ये भी आप अच्छे से याद रखें। और दोस्तों प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ये भी याद रखें। और जो ये दोस्तों प्रोटॉन होता है, इसका द्रव्यमान की बात करें यानी इसके मास की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम हो जाएगा। ये किसकी बात हो रही है दोस्तों? प्रोटॉन की बात हो रही है। ये भी आप अच्छे से याद रखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की दोस्तों बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये तो आप जानते हैं। और इसका जो मास होता है वो कितना होता है? 1.68 × 10⁻⁻27 किलोग्राम हो जाएगा। ये भी आप अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन जी ने की थी। इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों बात करें तो आवेश कितना होता है? माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। और दोस्तों इसके मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम हो जाएगा। ये भी आप अच्छे से याद रखें। और स्थिति तो आप जानते हो, जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति होती है वो केंद्रक के बाहर रहते हैं। ये भी आप अच्छे से याद रखें। तो देखिए दोस्तों, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार, न्यूट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या में क्या संबंध होता है? तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया, परमाणु संख्या या जो द्रव्यमान भार होता है, वो द्रव्यमान संख्या वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। ये तो आप जानते हो। तो आप देखिए, आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो परमाणु भार में से यदि आप प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आराम से निकल जाएगा। अब देख लीजिए दोस्तों, जो तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 23 है, और उसमें 11 प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन आपको कितने हैं ये निकाल देने हैं। तो आप जानते हो द्रव्यमान संख्या कितनी है? 23। इसमें से यदि आप प्रोटॉन को घटाएंगे यानी माइनस करेंगे, प्रोटॉन 11 तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे? न्यूट्रॉन आ जाएंगे 12। और यही यहाँ पे लिखा गया है, या आप देख सकते हैं। और किसी परमाणु के नाभिक में कितने? 15 प्रोटॉन है। तो ये 15 प्रोटॉन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो किसी परमाणु के नाभिक में 15 प्रोटॉन है, तो उसको स्थिर रखने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? ये 15 हो जाएगी। ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी? तो ये किस तत्व की हो जाएगी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक? क्लोरीन की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परमाणु को सबसे पहले बैकरल ने
विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु जो संख्या है उसका पता किसने लगाया, तो परमाणु संख्या का पता किसने लगाया, मोसले ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो ये अल्फा किरणें हैं उन पर कौन सा आवेश होता है, तो अल्फा किरणों की दोस्तों बात करें तो अल्फा किरणों पर धनावेश होता है और ये ऋणावेश की तरफ आकर्षित होती हैं। ये तो आप जानते हो, धनावेश होगा तो ऋणावेश की तरफ ही आकर्षित होंगी। और अल्फा किरणों की दोस्तों बात करें तो अल्फा किरणों की जो स्पीड यानी इनका जो वेग होता है, ये प्रकाश के वेग का कितना, 1/10 भाग होता है। ये भी आप अच्छे से याद रखें। और इनकी दोस्तों आयनन क्षमता की बात करें तो इसकी आयनन क्षमता जो अल्फा कण है उसकी आयनन क्षमता बहुत ज्यादा उच्च होती है, यानी अति उच्च कह सकते हैं। और उल्टा इसका जो भेदन क्षमता होती है, इसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है। तो भेदन क्षमता ये आ जाए सबसे कम किसकी होती है, अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की या गामा किरणों की। तो आपको क्या लगाना है, अल्फा किरणें लगाना है। तो इनकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है। अब दोस्तों बात करें जो बीटा किरणें हैं उन पर कौन सा आवेश होता है, तो बीटा किरणों पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। ये भी आप अच्छे से याद रखें। और जो ये बीटा किरणों होते हैं ये प्रकाश के वेग का कितना, 9/10 भाग होता है। ये भी आप अच्छे से याद रखें। और बीटा किरणों की दोस्तों आयनन क्षमता होती है वो अल्फा किरणों से कम होती है। ये भी अच्छे से याद रखें। और इसकी दोस्तों भेदन क्षमता होती है वो जो अल्फा किरणों है उनसे अधिक होती है। ये भी अच्छे से याद रखें। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो ये गामा किरणें हैं, गामा किरणों पर कौन सा आवेश होता है, तो कोई भी आवेश नहीं होता। और इनकी जो आयनन क्षमता होती है वो कितनी नगण्य रहती है आयनन क्षमता। और जो इनका वेग रहता है ये प्रकाश के वेग के बिल्कुल समान रहता है। ये भी याद रखें। और जो इसकी भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। तो भेदन क्षमता ये आ जाए कि सबसे अधिक किसकी होती है, तो किसकी होती है, ये गामा किरणों की होती है। ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा किरणों का वेग कितना होता है, तो अभी अभी मैंने बताया प्रकाश के वेग का 9/10 भाग कौन सा हो जाएगा, बीटा। और अल्फा की बात करें तो प्रकाश के वेग का कितना, 1/10 भाग हो जाएगा। और गामा किरणों का वेग पूछ ले तो प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है। ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गामा किरणों का वेग कितना होता है, यही क्वेश्चन आ गया। तो प्रकाश के वेग के समान ही होता है। और किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरणों की मैंने बता दिया भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। और अल्फा बीटा गामा में से किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे कम होती है वो मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जो गामा किरणें हैं, गामा किरणों की खोज किसने की, तो जो दोस्तों गामा किरण है उनकी खोज किसने की, बैकुरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तत्व है उसके सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है, यानी कोई भी तत्व है उसके सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम 8 होती है। पहली में 2, दूसरी में 8 हो जाएगी। ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जो दोस्तों कार्बन परमाणु होता है वो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, तो परमाणु क्रमांक होते हैं वही प्रोटॉन होते हैं। तो नाभिक में 6 प्रोटॉन हो जाएंगे। और आप कमेंट के माध्यम से बताइए जल्दी से इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो कार्बन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे ये आप कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य क्वांटम संख्या किसका निर्धारण करती है, तो जो दोस्तों मुख्य क्वांटम संख्या ये कक्षाओं में जो विभिन्न अभिविन्यास होता है उनका निर्धारण करती है। कौन, मुख्य क्वांटम संख्या। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तत्वों की प्रकृति को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, यानी जो कोई तत्व होते हैं उनकी प्रकृति को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, नाभिक में जो उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होती है उसके द्वारा तत्व की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, तो जो अनिश्चितता का सिद्धांत है ये किसने, हाइजेनबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत किसका है, तो ये सिद्धांत किसने कहा था, फ्रेडरिच हुंड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो सोने के पत्र होते हैं यानी स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, तो ये अल्फा कण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने, जॉन डाल्टन ने
किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? तो परमाणु जो भार होता है उसका अंतरराष्ट्रीय मानक C12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान का अंतर क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? द्रव्यमान में जो क्षति हुई है द्रव्यमान क्षति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। दोस्तों आपको कहीं भी दिख जाए, बायोलॉजी दिख जाए या फिर आपको जूलॉजी दिख जाए, तो ये इनके जनक किसको माना जाता है? इनका जनक अरस्तु को ही माना जाता है। क्योंकि आपको यदि दोस्तों अंत में LOGY लॉजी लिखा हुआ दिख जाए तो उनके जनक कौन हो जाएंगे? आप अरस्तु टिक कर सकते हैं। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी जो ये शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने? लेमार्क तथा ट्रेवेरेनस ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत, यानी जीवन के उद्भव का कौन सा आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये किसने? AI ऑपेरिन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जनक कौन हो जाएंगे? कार्ल लिनियस हो जाएंगे। ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई आप जानते हो कोशिका हो जाएगी। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है और 23 जोड़े होते हैं। ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो ये एक्स किरणें होती है ये किसमें से होकर पार नहीं जा सकती? तो जो ये दोस्तों एक्स किरणें होती है ये लकड़ी से होकर पार नहीं जा सकती। और ये दोस्तों जो एक्स किरणें होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है और इनकी जो तरंग दैर्ध्य की जो परास होती है यानी जो रेंज होती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और ये भी याद रखें। और एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ये भी पूछा जाता है। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने की थी। ये भी आप अच्छे से याद रखें। और इसी के साथ साथ दोस्तों आप जानते हो एक्स किरणों का उपयोग बहुत सी जगहों पे होता है, जिसमें जैसे मैं आपको बता दूं कि शल्य चिकित्सा जो होती है ना, शल्य चिकित्सा क्षेत्र में भी एक्स किरणों का यूज होता है। जैसे मान लीजिए कोई मानव का जो शरीर होता है उसके अंदर कोई टूटी हुई हड्डी है उसका पता लगाने में, कोई गोली वोली लग गई है उसका पता लगाने में, पथरी वगैरह हो गई है उसका पता लगाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ रेडियोग्राफी में भी किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अब ये रेडियोग्राफी क्या होती है? तो रेडियोग्राफी आप मान लीजिए जैसे कोई मानव शरीर है उसके अंदर कोई कुछ रोग वगैरह हो गए तो उनका उपचार करने के लिए या फिर उनको सही करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई कैंसर में जानते हो तो कैंसर में जो मतलब जहां पर कैंसर हुआ है तो एक्स किरणों द्वारा वहां पर जो वो सेल वगैरह है, जो भी रोगाणु सेल है, उस सेल को नष्ट करने के लिए भी एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो नाभिकीय रिएक्टर है उसके निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये कौन सा हो जाएगा? जर्कोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये एल्यूमिनियम जो धातु है ये चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती। आप देख लेना आपके घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन भी मिल जाएंगे तो उन बर्तनों को चेक करके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य 1 मीटर से कम की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसकी आंख में कौन सा दोष होता है? तो उसकी आंख में कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। दोस्तों ये थोड़ा गलत लिखा है, निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों उसको निकट की वस्तुएं तो क्लियर दिखेगी परंतु दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखती। और इसके उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? दूर दृष्टि हो जाएगा, जिसमें देखिए दोस्तों दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगी परंतु जो निकट की वस्तुएं वो क्लियर नहीं दिखेगी। मतलब आप इसमें कंफ्यूजन मत होना, बिल्कुल उल्टा होता है। यदि दोस्तों पास की वस्तुएं आपको क्लियर नहीं दिखें तो दूर दृष्टि दोष होगा और दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखें तो निकट दृष्टि दोष होगा। बहुत आसान है, तो आप इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो ये दोस्तों सोनार का उपयोग होता है ये नव संचालकों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बर्नौली की प्रमेय है ये किस पर आधारित है? तो बर्नौली की प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पदार्थों के गुण व संरचना आदि का अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रसायन विज्ञान कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नक्षत्रों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो जो नक्षत्रों का अध्ययन होता है ये खगोल विज्ञान के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो केमिस्ट्री जो शब्द है उस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से? केमी शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हूं, तो मैं ये गलत क्वेश्चन आपको नहीं कराना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम किस देश में रसायन विज्ञान का ज्ञान हुआ? तो किस देश में रसायन विज्ञान का ज्ञान हुआ था? मिस्र व अरब में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आधुनिक विज्ञान जो था ये आधुनिक विज्ञान में अब तक कितने तत्वों की खोज हुई है? तो आधुनिक विज्ञान में अब तक 108 तत्वों की खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु क्या है? तो वायु एक जगह से बहुत सी गैसों का क्या है? मिश्रण है। ये भी आप याद रखें। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो परमाणुवीय नाभिक होता है वो किसने खोजा था? तो परमाणुवीय नाभिक किसने? रदरफोर्ड ने खोजा था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ किसने खोजा और किसने नाम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो जो दोस्तों पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है ये कौन सी? प्लाज्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल क्या है? तो जल क्या है? जल एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने पर पानी के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब दाब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर जल जो होता है वो जल्दी क्यों उबलने लगता है? तो पहाड़ों पर जल्दी क्यों उबलने लगता है? दाब कम होने के कारण उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव का ताप बढ़ने पर जो द्रव का ताप बढ़ता है उस बढ़ने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव का ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अवस्था में पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों में अस्थायी परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ये कुल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। डायरेक्ट कैसे पूछेगा? चीनी का घुलना ये कौन सा परिवर्तन है? तो आप देखिए याद रखिए, भौतिक गुणधर्मों में अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाए तो उन्हें भौतिक परिवर्तन कहेंगे। चीनी का घुलना ये कौन सा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बर्फ का पानी में बलना ये कौन सा परिवर्तन है? ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इसी के साथ साथ देखिए दोस्तों, आयोडीन का परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिस अवस्था में पदार्थों के संगठन व गुणधर्मों में स्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बर्फ का पिघलना तो दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन ही होगा। कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसी के साथ साथ सिरके का बनना ये कौन सा परिवर्तन है? तो ये भी रासायनिक परिवर्तन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग जो लग जाती है वो कौन सा परिवर्तन है? तो वो भी कौन सा? रासायनिक परिवर्तन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से जो दही बनना ये कौन सा परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? ये रिपीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में जो जल होता है वो कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ठोस में पाया जाता है, द्रव में और गैस में। तो ठोस में आप जैसे जानते हो बर्फ के माध्यम से जो जल है ये कैसा है? ठोस अवस्था में। द्रव तो आप जानते हो गैस वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो ये प्रकृति में जल कितनी अवस्था में? 3 अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब कौन से ताप पर? जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्वथनांक कहते हैं। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिन वस्तुओं का आकार तो अनिश्चित होता है यानी निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है वे क्या कहलाती हैं? वे क्या कहलाती हैं? द्रव कहलाती हैं। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवसादर को गर्म किए जाने पर वह बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो जो ये दोस्तों बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के कारण होता है। तो प्रेशर कुकर में जैसा कि आप जानते हो दाब जल्दी होता है, मतलब पूरा पैक रहता है, तो दाब के कारण ये खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी या नमक का जो जलीय विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? तो ये कैसा है? समांगी मिश्रण है। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये बारूद है ये किस प्रकार का मिश्रण है? ये विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई द्रव विशेष दाब व नियत ताप पर जम जाता है तो उसकी अवस्था क्या कहलाती है? क्या चीज? जब कोई द्रव विशेष दाब व नियत ताप पर जम जाता है तो उसकी अवस्था क्या कहलाती है? हिमांक कहलाती है। तो दोस्तों ये टोटल